यहाँ पे ममता बनर्जी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा और यहाँ पे ममता बनर्जी को लॉस होता दिख रहा है। सरकार भले बना ले लेकिन इकट्ठे एक तरफा सरकार ममता बनर्जी भी नहीं बना पाएगी। कि मैं योगी बाबा का बहुत बड़ा फैन हूँ। वहाँ पे ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मिलता है कि एक चौराहे पे अगर किसी लड़की को छेड़ा जाता है तो अगले चौराहे पे यमराज बैठे रहते हैं। तो ये वाला जो है ना योगी बाबा ही कर सकते हैं। तो ऐसे 28 राज्य में मुख्यमंत्री पहुँच जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा। आप हिंदू राष्ट्र बनाए, हम इसका बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन देख ले। पंजाबी खालिस्तान मांग लेंगे, छोटा सा टुकड़ा। कुछ मुस्लिम आएंगे वो बोलेंगे एक और पाकिस्तान हमको बना के दे दो। SIR तो बिल्कुल जरूरी है। SIR होने से देखो एक मैं बताता हूँ फायदा ये है कि जो अवैध लोग, जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी, जो आके हमारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठे, हमारे जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, अगर महिला होकर राज्य संभालती तो एक महिला के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ये नहीं बोलती 7 बजे के बाद आखिर घर से बाहर क्यों निकलती है। अगर वहाँ ओवैसी अगर खड़ा होता है तो अब जा करके कि मुस्लिम को भी अपना लीडर चुनना चाहिए। ये चुनाव के लिए स्टंट होता है। हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहाँ से वोट बटोरने के लिए ये क्या है ना कि एक स्टंट है उनका। सबको पता है कि वो कभी हिंदुओं की सगी नहीं हो सकती है, सबको पता है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अपने जो छवि थी उसको खराब की है, वो दोनों पक्ष के तौर पे। तो ये भी बात तो बोल सकती थी ना कि अगर अपराजिता कानून लागू नहीं होगा पूरा दिल्ली हिला देंगे। ये दोगलापना किस हद का है। अगर आपको वाकई में दिल्ली हिलाने का शौक है, आपको वाकई में मोदी जी का कुर्सी हिलाने का शौक है, तो आप इस कानून के लिए जाके लड़ती ना। और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो वोट बैंक को बटोरे। और इसका सबसे बड़ा वोट बैंक वहाँ मुस्लिम ही है, जो बंगाल के अंदर में है। तो ये कहीं ना कहीं उसका हितैषी और कुछ बनने की कोशिश में ये उसका वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। मुसलमानों को भी समझना चाहिए राष्ट्रपति शासन लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो LOP है ना अपने, वो छाती पीटने लग जाएंगे, वो कहने लग जाएंगे कि तानाशाही चल रहा है। अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तब वो तानाशाही का नाम ले रहे हैं। अब आप सोचिए अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वो एकदम चीख के कहेंगे कि हाँ तानाशाही हो रहा है, तानाशाही हो रहा है। जनता से बात करते हैं कि वो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या सोचती है, क्या कहेंगे। देखिए जनता उत्सुक है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे ममता बनर्जी ने बंगाल को मतलब एक गर्त में ढकेला हुआ है, उससे निकालने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है बीजेपी के साथ। अब कारण क्या है बीजेपी को लाने का। देखो बीजेपी जिस राज्य में है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम अव्वल है, लेकिन हाँ ठीक है, बाकी राज्यों से ठीक है, इसलिए बीजेपी को हम लाने की बात कर रहे हैं। और आपने अभी बात किया SIR की भी बात कर रही थी। SIR तो बिल्कुल ज़रूरी है। SIR होने से देखो एक मैं बताता हूँ फ़ायदा ये है कि जो अवैध लोग, जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी, जो आके हमारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठे, हमारे ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, SIR होता है और पता चलता है कि वो इस देश के नहीं है तो उनको बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। वो संसाधन है, वो ज़मीन है, हमें वापस मिल जाएगी, मतलब हमारे बंगाल के लोगों को वापस मिल जाएगी। तो SIR तो बढ़िया है, मेरे को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा। दिक्कत नहीं लगती है। अभी ममता बनर्जी ने बोला कि वक्फ कानून जो है लागू किया जाएगा। कुछ समय पहले जब वक्फ कानून की बात यहीं पे उठी थी भाजपा की तरफ से, तब वो तिलमिला गई थी कि वक्फ कानून जो है नहीं लागू होना चाहिए या उसमें अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो खुद पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू करना चाहती हैं। पहले नहीं, अब हाँ। तो ये अचानक से डिसीजन कैसे चेंज हो गया। ये चुनाव के लिए स्टंट होता है। जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ से वोट बटोरने के लिए ये क्या है ना कि एक स्टंट है उनका। ठीक है, सबको पता है कि वो कभी हिंदुओं की सगी नहीं हो सकती है, सबको पता है। वो सगी होंगी उसी कौम की, उसी अलगाववादियों की, उसी रोहिंग्याओं की, उसी वो बांग्लादेशी अवैध लोगों का, उन्हीं का साथ देंगी हो। तो वो कभी हिंदुओं का साथ नहीं दे सकती, ये कंफर्म है, स्पष्ट है पूरा। और ये एक स्टंट है, चुनाव आ रहा है इसके लिए स्टंट खेल रही है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता को पता है कि ये वही महिला हैं जिन्होंने एक लड़की का रेप होता है तो आकर बोलती हैं कि लड़की 7 बजे के बाद घर से बाहर क्यों जाती है। ठीक है ना। तो ऐसी महिला को शासन व्यवस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है मेरे हिसाब से। आपने बोला कि महिला के बारे में वो अलग बयानबाजी देती हैं, लेकिन अपराजिता कानून तो उन्होंने ही केंद्र सरकार को भेजा था, जो कि अभी तक केंद्र सरकार ने पास ही नहीं कराया। अभी तक राष्ट्रपति के साइन उस पर नहीं हुए हैं। अपराजिता कानून जो कि वुमेन सेफ्टी के लिए है, उसको अभी तक पास क्यों नहीं कराया। ममता बनर्जी उसको 2 बार भेज चुकी है। अच्छा, अभी उन्होंने एक चीज़ बोला था ममता बनर्जी ने कि अगर SIR होगा तो पूरा दिल्ली हिला दूंगी। ठीक है ना। तो ये भी बात तो बोल सकती थी ना कि अगर अपराजिता कानून लागू नहीं होगा तो पूरा दिल्ली हिला देंगी। ये भी बोलना चाहिए था ना उनको। मतलब ये क्या है, ये दोगलापना किस हद का है। अगर आपको वाकई में दिल्ली हिलाने का शौक है, आपको वाकई में मोदी जी का कुर्सी हिलाने का शौक है, तो आप इस कानून के लिए जाके लड़ती ना, इस कानून के लिए जाके आप लड़ती। लेकिन आप उसके लिए तो नहीं लड़ रही हैं। तो ये दोगलापना है जी। यहाँ पे कुछ बातें कुछ और होती हैं और किया कुछ और जाता है। यही तो राजनीति है आज की।
आज की जो राजनीति है ऐसी ही है, बातें कुछ और किया जाएगा, काम कुछ और किया जाएगा। आपके नजरिए में SIR जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो सही हो रहा है? जायज है। देखिए एक बात बता रहा हूँ, मैं पर्सनल ले रहा हूँ उस बात को। अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो उनका जो वोट लिस्ट में नाम है वो बिल्कुल कटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, हौच पौच होगा। वो व्यक्ति जो है ही नहीं, उसका इस क्या नाम है, वोट लिस्ट में नाम रहना जरूरी नहीं है। तो ये अच्छा चीज़ है, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने बोला है कि अभी ना पश्चिम बंगाल में 25 से 26 BLO जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं, और से ममता बनर्जी ये बयान दे रही है क्योंकि SIR की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर BLO पे बनाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। प्रेशर तो बिल्कुल बन रहा है BLO पे, और सिस्टम जो है एक सिस्टमैटिक जो ये होना चाहिए, मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए SIR के लिए। और जो BLO है भाई, एक बार में इतना काम जल्दी नहीं होता है, तो एक समय सीमा भी देना चाहिए BLO को बढ़िया सा, और उसके बाद से उनकी भी सुविधा की देखरेख करनी चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब थोड़ा सा BLO के लिए भी सोचना चाहिए, वो भी तो इंसान ही है, वो भी अब 24-24 घंटे तो काम नहीं करेंगे। महिला होकर अपना राज्य संभाल पा रही है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर महिला होकर राज्य संभालती तो एक महिला के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ये नहीं बोलती कि 7 बजे के बाद आखिर घर से बाहर क्यों निकलती हैं, ऐसा वो नहीं बोलती, ठीक है। उसमें एक बयान और भी दिया था, उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटी की भी जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट बाहर क्या कर रहा था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बयान बिल्कुल सही दिया है? अरे बिल्कुल जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, जो संस्था वहाँ पे महिलाओं को रखा है, पढ़ा रहा है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के लेकिन ये बोलना ना, ये आपने बोल दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो उन्होंने बोला 7 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, ये कौन से रूढ़िवादी परंपरा को दिखाना चाह रही है, कौन से रूढ़िवाद को बढ़ावा दे रही है, बताएं हमको। अगर बात करते हैं कि 7 बजे के बाद महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए, तो आप 7 बजे के बाद क्यों मीटिंग रखती हैं? वो भी तो 10 बजे जाती है, कई मीटिंग्स में जाती होंगी, वो क्यों घर से बाहर निकल जाती हैं? अच्छा, अगर इतना सब कुछ तितर बितर पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तो अभी तक वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं लगा दिया जाता, राष्ट्रपति शासन, या फिर अब तक ममता बनर्जी लगातार उस गद्दी पे क्यों बनी हुई हैं? देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो LOP है ना अपने, वो छाती पीटने लग जाएंगे, ठीक है, वो कहने लग जाएंगे कि तानाशाही चल रहा है। अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तब वो तानाशाही का नाम ले रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वो एकदम चीख के कहेंगे कि हाँ तानाशाही हो रहा है, तानाशाही हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश मतलब जो है ना, वो भी सोच समझ के चलना पड़ता है उनको भी। भाई विपक्ष भी है ना, विपक्ष भी तो है, एक तो अकेले वो लोग हैं नहीं, तो चीज़ों को समझ के संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो लोग तुरंत आरोप लगाना स्टार्ट कर देंगे। आरोप तो लगा ही रहे हैं तानाशाही का, सब LOP वाले, कोई वोट चोरी का लगा रहा है, कोई EVM हैक का लगा रहा है, तो ये सब आरोप लगते जा रहे हैं। आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज को कैसे देखते हैं? अभी तक अपराधी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए हैं, और अगर हो गए हैं तो उनका नाम क्यों नहीं सामने आता है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई वो क्यों नहीं सामने आता? देखिए, अगर मेरे कोई जानकार होंगे और बोलेंगे कि उस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे वहाँ पे जाना है, मैं बिल्कुल मना करूँगा, ठीक है, खासकर क्योंकि वो महिलाओं के अगर सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल वाहियात कॉलेज है। वहाँ पे एक महिला डॉक्टर जिसका बेरहमी से बलात्कार होता है, बेरहमी से मार दिया जाता है, तो वैसे जगह पे मैं किसी महिला को मतलब भेजना नहीं चाहूँगा, उनको हमेशा मना करूँगा कि वहाँ पे ना जाए। तो उस स्टेट गवर्नमेंट तो दोषी है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी उसमें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं करा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों उस मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई में इन्वॉल्व थी। हाँ। अभी सवाल तो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है। ये जो नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, ये कहाँ चला जाता है? जब एक बच्ची का बलात्कार होता है तो ये नारी सशक्तिकरण कहाँ चला जाता है? ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ चला जाता है? बताएं, मोदी जी बताएं ना। मोदी जी जाके मंच पे चिल्ला के बोलते हैं, तो मोदी जी इस बात को बताएं कि कहाँ चला जाता है ये सब नारा। ये नारा सिर्फ मंचों के लिए है कि वाकई में जमीनी स्तर में इसका प्रयोग होना चाहिए। अगर जमीनी स्तर में प्रयोग करते तो आज जो आरजीकर कॉलेज में जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उस दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया होता। लेकिन ये तो मुझे नहीं दिख रहा कि जमीनी स्तर में। इस बार पश्चिम बंगाल में किस सरकार का रुख है, या फिर अभी पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, उन्हीं का शासनकाल फिर से चाहती है क्या? देखिए, अभी चुनाव आने वाला है, अभी कई तरह की चीज़ वहाँ बंगाल में देखने को मिलेगी, और अभी ये राजनीति माहौल वहाँ छिड़ भी गया है। जैसे अभी आप देख लो, बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात हुई, और जिन्होंने रखा उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो अब 2 गुटों में यहाँ से लोग बटेंगे, और जिस पावरफुल के साथ ममता बनर्जी पहले सरकार बनाई है, यहाँ पे ममता बनर्जी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और यहाँ पे ममता बनर्जी को लॉस होता दिख रहा है। सरकार भले बना ले,
लेकिन इकट्ठे एक तरफा सरकार ममता बनर्जी भी नहीं बना पाएगी। आपने बोले एक तरफा नहीं बना पाएंगी, किन मुद्दों पे इस बार वो एक तरफा वोट बैंक नहीं बटोर पाएंगी जनता का? देखिए कई सारे मुद्दे वहाँ बंगाल में, अभी आपको कुछ दिन पहले ये भी सुनने को मिला कि वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, जहाँ पे वो सरकार होने के नाते उनको अहम भूमिका निभाना चाहिए, सामने खुल के आनी चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है ये अत्याचार, हिंदुओं पे क्यों हो रहा है। मैं एज अ मुस्लिम बोलता हूँ कि अगर वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा वो गलत हो रहा था, उस टाइम पे ममता बनर्जी सामने नहीं आई। अभी देख ले जो वहाँ हुमायूं जो थे कबीर, उन्होंने नींव रखने की बात किया, उनको निलंबित कर दिया गया, तो वो ना मुसलमानों की है ना हिंदू भाइयों की है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अपनी जो छवि थी उसको ख़राब की है, वो दोनों पक्ष के तौर पे। अभी ये बाबरी मस्जिद को लेकर के भी एक पक्ष जो इनका वोट बैंक था मुस्लिम, और ये मुस्लिम के पक्ष में भी खड़ी नहीं हुई, तो फिर ये है किसके साथ, ये खुद को सामने आके बताए कि ये किसके साथ है। बिल्कुल आए दिन रेप होता है वहाँ, उसके साथ उसके लिए भी कुछ नहीं एक्शन ले पा रही है, तो करना क्या चाहती है ये। एक तरफ जैसे अभी बात उठी थी पहले यहाँ पे कि वक्फ संशोधन कानून की, और उसके तब ममता बनर्जी ने उसका विरोध करा था, लेकिन अब वो बयान दे रही है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ जो है लागू किया जाएगा, तो अचानक से ये उनके बयान में चरित्र कैसे बदल गया उनकी जुबान का? देखिए सब चुनावी जुमला शुरू हो गया है, चुनाव आने वाला है, और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो वोट बैंक को बटोरे, और इसका सबसे बड़ा वोट बैंक वहाँ मुस्लिम ही है जो बंगाल के अंदर में है। तो ये कहीं ना कहीं उसका हितैषी और कुछ बनने की कोशिश में ये उसका वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं मानता बिल्कुल भी, मुसलमानों को भी समझना चाहिए, हिंदुओं को भी समझना चाहिए। आपको कैसे लगता है, आपने भी खुद बोला कि पश्चिम बंगाल में आधे से ज्यादा वोट बैंक मुसलमानों का है, तो आपको कैसे लगता है एक मुख्यमंत्री गद्दी पे इसलिए बिठाए जाते हैं ताकि वो हर जाति, हर समाज, हर धर्म को एक साथ लेके चले, लेकिन आप खुद बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को भी फोकस करा जाता है, और अगर करा जाता है तो बार बार वो आ कैसे जाती है? देखिए वोट बैंक इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आबादी वहाँ ज़्यादा है, वोट के मामले में वहाँ लगभग है उस हिसाब से, और एक तरफा वोट उनको मुसलमानों का पड़ता है। आबादी फिर लगातार मुस्लिम की क्यों बढ़ी जा रही है, ये सवाल नहीं उठता? देखिए आबादी हर एक कम्युनिटी की बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा होगी तो वहाँ उसकी जनसंख्या भी तो बढ़ती जाएगी, जहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ हिंदुओं की आबादी बढ़ेगी। तो मुस्लिम वोट बैंक रहा है मुस्लिम का। देखिए मुस्लिम का एक ही फोकस है, बीजेपी अगेंस्ट, समझ रहे हैं, बीजेपी अगेंस्ट चाहे कोई भी हो उसको वो वोट कर देगी। मुस्लिम के दिमाग में ये ठोक फिट कर दिया गया है कि आपको बीजेपी अगेंस्ट वोट देना है, और अगर वहाँ क्या बोलते हैं ओवैसी अगर खड़ा होता है तो अब जा कर के मैं मानता हूँ कि मुस्लिम को भी अपना लीडर चुनना चाहिए जो आपके हक के लिए, आपके हुकूक के लिए आवाज़ उठाए। क्योंकि हर एक जैसे बिहार का चुनाव हुआ वहाँ भी लोग अपनी जाति को ऊपर उठा रहे थे, जाति को देख के वोट दे रहे थे, जाति पे ही हो रहा था, जाति आ ही जाता है वहाँ बीच में। तो हर एक जहाँ जिसकी ज़्यादा आबादी है उसको उसका हक उस हिसाब की मिलनी चाहिए। तो मैं वहाँ मुसलमानों को भी कहता हूँ कि आप अपना भी लीडर चुने, एक के पीछे मत घूमते रहें कि हाँ ये मेरा लीडर है और जब आपको जवाब देने का वक्त आए तो वो पीछे पीट कर ले। तो ऐसे नेता को मैं नेता नहीं मानता। अभी आपने बोला कि जहाँ जिनकी आबादी ज्यादा होगी उनको अपना लीडर चुनने का हक है क्योंकि उनकी संख्या वहाँ पे ज्यादा है। भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल आपने बोला यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या दिक्कत है। एक संविधान भी है इंडिया में, और संविधान में ये भी है कि इसमें हर एक धर्म को रहने का पूरा अधिकार है। जब ये संविधान में लिख दिया गया है कि कोई भी एक धर्म की ये राष्ट्र नहीं बन सकती है, ये लोकतंत्र राष्ट्र है, तो अगर इससे पता क्या होगा, अगर आप हिंदू राष्ट्र बना लो कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र बना भी लोगे तो बाद में और भी धर्म वाले आएंगे, वो भी छोटा सा टुकड़ा मांगेंगे कि मुझे भी ये राष्ट्र बना के दो, तो इससे हमारा देश टूटेगा। तो जिससे अगर हमारा देश टूटता है और देश टूटने के बाद देश कमज़ोर होता है, तो मैं ऐसे चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूँ। टूटने की वजह से आप हिंदू राष्ट्र बनाए, हम इसका बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन देख ले, पंजाबी खालिस्तान मांग लेंगे छोटा सा टुकड़ा, कुछ मुस्लिम आएंगे वो बोलेंगे एक और पाकिस्तान हमको बना के दे दो। तो इससे क्या होगा, मेरा देश तो छोटा होगा, टूटेगा। और एकता, हमारा संविधान एक रहने की बात है, एकता में मजबूती है देश की, स्ट्रांग है मेरा देश। तो मैं देश को टूटने के लिए मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा जिससे मेरा देश टूटे।
धन्यवाद। सुनो, मैं शर्मा जी से विमेन सेफ्टी को ले रही हूँ, ठीक है? अरे शर्मा जी कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। वुमेन सेफ्टी पे बात करेंगे हमसे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए। नजरिए में कोई भी ऐसी सरकार है, अब तक जितनी भी सरकार भारत में आई हैं, किसी ने भी वुमेन सेफ्टी पे काम करा हो? नहीं, वुमेन सेफ्टी की बात करिए ना, यहाँ पे क्या ना मेन सेफ्टी पे भी बात नहीं हो रहा है ना। वुमेन सेफ्टी की तो बात हम कर ही लेते हैं, वो तो बिल्कुल धाराशाही हो जा रहा है, सारा कानून सब धाराशाही हो जा रहा है, सारी सरकारें धाराशाही हो जा रही है जब वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन बात होता है मेन सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं। मेन भी आजकल तो ड्रम में मिल रहे हैं, नीले कलर के ड्रम में मिल जाते हैं, उनको भी झूठ मूठ का एलिमनी के केस में फंसाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित है, पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं आज के डेट में। तो ये भी समस्या है, सरकार को दोनों पहलुओं की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि एक समाज को चलाने के लिए दो पहिए की जरूरत होती है, एक पुरुष है एक महिला है, तो दोनों के बारे में सोचना चाहिए सरकार। पुरुष आयोग बनना चाहिए, फिर जी पुरुष आयोग बनना चाहिए। जब महिला आयोग बना है तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कई ऐसे जो पुरुष हैं जो निर्दोष हैं वो भी फंसते जा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। बिल्कुल। आपने बोला कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल में तानाशाही चल रही है। अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि बीजेपी के 3 नेता जो हैं उनको मारने की साजिश रची गई, उनके ऊपर हमला करा गया। तो क्या देखते हैं? ये तो वहाँ की जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार जो कहती है कि प्रशासन हमारा सख्त है, प्रशासन हमारा एकदम चौकस है, तो ये राज्य सरकार कहाँ है? उन नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी है? राज्य सरकार की है ना। तो राज्य सरकार क्या कर रही है बताएं एक बार। ममता बनर्जी जो सुरक्षा की दुहाई देती है कि हमारा प्रदेश सबसे सेफेस्ट जोन है, तो फिर वो सेफेस्ट जोन कहाँ चला जाता है? जहाँ अगर मुर्शिदाबाद में दंगा हो रहा है, वहाँ पे मुर्शिदाबाद में दंगा कराया जाता है, ठीक है। आज जो दंगा कराने वाले हैं वो भी चौड़ में है, ठीक है। तो ये सुरक्षा कहाँ चला गया? ये प्रशासन कहाँ चली गई? बताएं हमको ये ममता बनर्जी। आपके नजरिए ममता बनर्जी अगले साल आने वाली है? मुझे उम्मीद नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ममता बनर्जी आए, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाजपा है, लेकिन भाजपा को लाने का एक रीज़न भी है, क्योंकि भाजपा जिस प्रदेश में है वहाँ पे कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। सही में हुआ है? यूपी देख लीजिए, सिर्फ यूपी ही देखें? यूपी देख लीजिए, अभी बिहार भी देख लीजिए ना। सबको घुमा फिरा के यूपी क्यों याद आ जाता है? जलंधर में रेप केस हुआ है, अभी एक रेप केस में एक मैं आपको बता देती हूँ, हरियाणा का रेप केस मनीषा का आपने सुना होगा, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं। मणिपुर जेनोसाइड हुआ, वहाँ पे 60,000 से लोगों ने ज्यादा पलायन कर दिया, उसके ऊपर फिर किसी ने नहीं बात करी। मणिपुर जेनोसाइड की बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। बात हम हर स्टेट की करेंगे। पता है क्या है मैम, आपने बहुत अच्छी बातें गिनाई, बहुत अच्छी जगहों की बात गिनाई, बहुत अच्छी बात है, गिनानी चाहिए। जहाँ पे गलतियाँ हो रही है उन त्रुटियों को दिखाना आपका काम है। लेकिन जैसे आपने मणिपुर जेनोसाइड की बात करा, आपको ये भी संदेश खाली में जो हुआ था उसका भी बात करना चाहिए था। जो संदेश खाली, कश्मीर, मुर्शिदाबाद, 24 परगना की बात करनी चाहिए। मैं यही तो बोल रही हूँ, संदेश खाली, 24 परगना, मालदा, हम बात करें मणिपुर की, तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई है, तो उनका तो कुछ योगदान होना चाहिए ना, कि वो कुछ काम करे। एक बात बताइए, एक मिनट भाई साहब रुक जाइए ना। चाचा क्या हो गया? जो मणिपुर में जो स्थिति थी, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय ने अपना फौज भेजा था, आपको पता है ना, ठीक है। और स्थिति उसके बाद से काबू में आई, और अभी भी देखा जाए तो जिस प्रकार से मणिपुर जल रहा था वो जलना बंद हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि मणिपुर से ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये जो कौन से दो समुदाय, मैती है और एक मैती, तो ये जो है ना, ये सब चीज़ें जो वहाँ पे हो रही है, जो समस्याएं हैं, इसको जड़ से खत्म करने का काम सरकार को करना चाहिए। और केंद्र सरकार जो सरकार में, उनको हम चुन के लाए हैं, किस लिए चुन के लाए हैं? कि शांति व्यवस्था बनी रहे देश में। अगर शांति व्यवस्था कायम रखने में ये असफल हो रहे हैं तो फिर इनमें गलती है, इनको फिर तो या तो इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, या तो फिर अच्छा व्यवस्था करना चाहिए कि कुर्सी पे कायम रहे आगे तक। क्या भाजपा का लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है? बाकी जो इसके पहले जो मतलब शासन किए हैं, जो पार्टी शासन की है, उससे काफ़ी बेहतर है भाजपा का लॉ एंड ऑर्डर, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो मैं यूपी का उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं योगी बाबा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। वहाँ पे ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मिलता है कि एक चौराहे पर अगर किसी लड़की को छेड़ा जाता है तो अगले चौराहे पे यमराज बैठे रहते हैं। तो ये वाला जो है ना, योगी बाबा ही कर सकते हैं। तो ऐसे 28 राज्य में मुख्यमंत्री पहुँच जाए तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं बाकी सारे मुख्यमंत्री बेकार हैं, अगर योगी बाबा आएंगे बाकी राज्यों में तो ही स्थिति ठीक हो पाएगी। हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम जानती है ना? हाँ जानते हैं, क्यों नहीं जानते? क्या जबरदस्त। अच्छा, पूरे भारत में कितने स्टेट हैं? मैंने बोला देखिए, आप बोलेंगे अभी मैंने 28 बोला था, आप बोलेंगे कि 28 नहीं 29 है। बिल्कुल 29 है। तो मैं यही कह रही हूँ, अगर आपने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया, आपने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, तो 28-29 में से सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ही अच्छे हैं।
अभी तो रेखा जी भी आई है, रेखा जी पे भी कुछ बताइए, वो काबू बना के रख पा रही हैं, पुलिस प्रशासन उनका ही है। हमेशा ये बात अरविंद केजरीवाल की से करी जाती थी कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो क्राइम रेट हमसे नहीं सुधर पा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार हमारे में नहीं है। आम आदमी पार्टी जब थी, पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में था, तो हमेशा दिल्ली सरकार ये कहती थी कि हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें क्योंकि हमारे संगत में नहीं है दिल्ली पुलिस। लेकिन अब जब राज्य में भी इनकी सरकार है, दिल्ली पुलिस भी भाजपा के अंडर में आती है, ऊपर भी भाजपा की सरकार बैठी है, तो दिल्ली में अभी तक क्यों नहीं वुमेन सेफ्टी हो रही? एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, दिल्ली में टोटल जनसंख्या कितनी है? कितनी है बताइए, कितनी है बताइए ना मुझे, कितनी करोड़ है? अब उसमें से मैं आपको बता दूं, अभी 10,000 लड़कियां गायब हैं। मैं बिल्कुल नहीं, एक साल का गलत आप सोच रही हैं। पूरा जो मामला है गायब होने का 21,997 ये गायब। वही पूछ रही हूँ, लगातार गिनती क्यों बढ़ रही है? उत्तर पूर्वी दिल्ली पूरा क्राइम रेट का अड्डा बन। उसी पे आ रहा था मैं, उसी पे आ रहा था। ठीक है, तो ये जो है आपने रेखा गुप्ता की बात करी, आज जो दिल्ली की जो जनसंख्या है, पूरे व्यक्तियों के पीछे एक एक पुलिसकर्मी नहीं लग सकता है, ये भी बात है। ठीक है, और दूसरी बात आपने बोला हाँ लड़कियां गायब हो रही हैं, लोग गायब हो रहे हैं, ये गलत है, इसको रोकना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने अपराध की बात करी, अब आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, ठीक है, और पुलिस वाला तो मेरे साथ हमेशा नहीं घूमेगा, पुलिस वाला तो आपके साथ हमेशा नहीं घूमेगा, तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस वालों का ही फेलियर है। ठीक है, ये अपनी नैतिकता की, अपनी जो नैतिकता है, ठीक है, अपनी नैतिकता का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी नैतिकता कैसी है, ठीक है, आपकी शिक्षा कैसी है, आपका जो संस्कार है, संस्कार कैसा है, इस पर भी अपराध कहीं ना कहीं केंद्रित होता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमारे भारत में लॉज बने हुए हैं, रेप के, एसिड अटैक के, चोरी चकारी, सबके लिए लॉज बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कार्रवाई होती है वो बहुत कम होती है और अपराध की गिनती बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं चेंजेस करने चाहिए और थोड़ी सख्ती कानून में लानी चाहिए, या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए ताकि डर बैठे। आपने अमेंडमेंट की बात करी ना, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन पता है क्या हो जाता है, अभी तो बीजेपी सरकार जब अमेंडमेंट नहीं करी थी तब बोला जा रहा था कि ये संविधान का हनन कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। क्या करे बीजेपी? मैं बीजेपी मतलब आपसे भी सवाल पूछूंगा कि बीजेपी क्या करे यहाँ पे। एक तरफ बीजेपी अगर कोई अच्छा कानून लेके आती है तो बीजेपी पर भी सवाल उठा देते हैं कि ये कानून क्यों। अच्छा एक बात बताइए, इस देश को सीए की जरूरत है? सीएए? हाँ सीए की जरूरत है, वो तो बिल्कुल जरूरत है, सीएए की जरूरत है। हाँ ठीक है, हाँ यूसीसी की भी जरूरत है। हाँ, अगर बीजेपी बोले कि ये चीज लेके आ रहे हैं तुरंत विपक्ष खड़ा हो जाएगा छाती पीटते हुए। सीए तो लागू हो गया। मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये तुरंत छाती पीटते हुए स्टार्ट कर देंगे। आपको पता है ना कैसे शाहीन बाग में कैसे हुआ था? तो ऐसे लोग इस देश में बढ़े हैं जो इस देश की तरक्की को नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं ये देश बदहाली में रहे, तो वैसे लोगों से दूरी बनानी जरूरी है। ठीक है, और जो क्राइम रेट की बात करी है, बिल्कुल रेखा गुप्ता जी से बोलना चाहूँगा, 1 साल होने वाले हैं उनके सरकार में, कम से कम दिल्ली में ये तो देखे कि 21,000 लोग जो गायब हुए हैं, ये क्यों गायब हो गए और कहाँ गए, इनका तो पता करे रेखा गुप्ता। पूछना सख्ती जो है थोड़ी और बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल बरतनी पड़ेगी सख्ती। आप इस प्रदेश की जो कहना राजधानी है, राजधानी का कमान आपके हाथ में है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि यहाँ के लोगों की सुरक्षा, यहाँ के लोगों की शिक्षा और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है। अभी ये पॉल्यूशन भी जो है, इसके लिए भी मैं रेखा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, केजरीवाल पे आपने सवाल उठाया था, आप पर हम लोग भी सवाल उठाएंगे, जिताकर हम लोग लाए हैं तो सवाल भी उठाने का अधिकार हमारा है, तो एक बार पॉल्यूशन पे भी ध्यान दें।